जय स्वामीनारायण। मैं आत्मिक ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक में और मेरा व्याकरण से पाठ 11 क्रिया पढ़ाऊँगी। और क्रिया जो वर्ब, जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, उसके बारे में आपको व्याख्या करूँगी। आप ध्यान से अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 167 167 निकालिए और मेरे साथ जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे वैसे आप बुक में ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ अध्ययन कीजिए और मैं जो व्याख्या कर रही हूँ उसको सुनिए और क्रिया के बारे में समझिए। आशा है आपको समझ में आएगा, और फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। तो शुरू करें। क्रिया। तो क्रिया के बारे में देखिए, पिक्चर लिखा हुआ है, जुड़िए और समझिए। आगे स्कूल है, आगे पार्क है, बच्चों के लिए रास्ता। यहाँ पे देखिए चिन्ह बना हुआ है। अक्सर आप जब कहीं जाते हैं तो रोड पर आरटीओ वाले ऐसा एक सिंबल बनाते हैं, एक ऐसा चित्र दिखाते हैं और उसके ज़रिए हमें कुछ क्रिया करने को बोलते हैं। तो अगर आपको देख के अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ये 3 विकल्प दिए हुए हैं, उनको देख के अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो चित्र आपके स्क्रीन पर अंकित है या आपकी बुक में अंकित है उसके बारे में क्या कहा जाता है। तो पढ़ती जा रही हूँ मैं, एक एक चित्र पर ध्यान से देखिएगा और मैंने टिक भी किया हुआ है, जो सही आंसर है उसको पढ़िएगा। तो पहला, आगे स्कूल है, आगे पार्क है और बच्चों के लिए रास्ता। तो ये सिंबल देख करके हमें ये समझ में आता है कि आगे स्कूल है। अब दूसरा देखते हैं, साइकिल चलाना मना है, ओवरटेकिंग और रास्ता दें। तो ये जो सिंबल है रेड कलर का त्रिकोण, वो हमें ये दर्शाता है कि हम रास्ता दें, मतलब रास्ता दें। ये सिंबल देख के आप अपने आप समझ जाते हैं। तीसरा है, रुकना मना है, वाहन पार्क करना मना है, प्रवेश मना है। ये सिंबल देख के, जो क्रॉस है राउंड में, इसको देख के आपको क्या पता चलता है कि रुकना मना है। अब आइए चौथा, ये सिंबल देखिए, देख रहे हैं ना आप लोग, एक आदमी कुछ कर रहा है। तो इसके 3 विकल्प हैं, आदमी काम पर है, रास्ता बंद है, ऊबड़ खाबड़ सड़क। तो ये सिंबल हमें क्या दर्शाता है कि आदमी काम पर है। अब फिर देखिए ये सिंबल, इसमें 3 ऑप्शन है, रुकें, प्रवेश मना है, पार्क न करें। तो इसमें आपको क्या दर्श रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि पार्क ना करें। तो ये सिंबल हमें क्या दर्शाता है कि पार्क ना करें। देखिए कई जगह तो क्रियाएं लिखी होती हैं तो आपको समझने में आसानी होती है, लेकिन कई जगह आपको सिर्फ एक चिन्ह, एक चित्र दिखाया जाता है। लेकिन आप हमेशा अगर वो चीज़ करते हैं, समझते हैं, तो आपको वो चित्र देख के ही पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब आइए आखिरी चिन्ह की तरफ, रुकें, मुड़ना मना है, रास्ता दें। तो मैंने किस पर टिक किया है, रुकें। यानी ये सिंबल अगर आप देखेंगे रास्ते में, यानी आपको अपने वाहन को रोकना है। तो आगे पढ़ें, ऊपर दिए गए सड़क सुरक्षा संबंधी चिन्हों को ध्यान से देखते हुए उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये आपके बुक में ये एक आपके लिए कार्य है, मैंने लगा दिया है। आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और अपने बुक पर भी वही टिक लगाइए ताकि आपको पता चले कि सही उत्तर क्या है। और ये जो आपको वर्क दिया गया, आपको काम दिया गया है, वो आप अपने बुक में सही तरीके से कर रहे हैं। तो बच्चों, ये चिन्ह केवल सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों को ही नहीं दर्शा रहे हैं बल्कि कुछ क्रियाओं की ओर संकेत भी दे रहे हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये चित्र सिर्फ आपको सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में ही नहीं बता रहे हैं, आपको कुछ क्रिया करने के बारे में भी बता रहे हैं। यानी अगर आप ये पिक्चर देखते हैं, ये चित्र देखते हैं कहीं पर भी रास्ते में, किसी खंबे पर या साइड में, तो आपको समझ में आ जाता है कि ऊपर लिखी जो क्रियाएं जिस पे मैंने टिक की हैं वही आपको करना है। तो ये वही बता रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वे क्रियाएं कौन सी हैं? मतलब ये वही पूछ रहे हैं जो हमने टिक लगाया है। तो मैंने नीचे लिखा भी है, देखिए क्रियाएं, आगे स्कूल है, दूसरा रास्ता दें, तीसरा रुकना मना है, चौथा आदमी काम कर रहे हैं, पांचवा पार्क ना करें और छठा रुकें। तो ध्यान से आपने चित्र देखा, मेरे टिक के निशान को देखा और नीचे मैंने उत्तर लिखा है, वो भी आप देख लीजिए। और सेम इसी प्रक्रिया में आप अपने बुक में भी पेंसिल से लिखिए, ठीक है। ये आप घर पे लिखिए और इसका पिक्चर खींच के मुझे भेजिए। मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ होमवर्क करने को, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं कर रहा है।
लेकिन आप प्लीज़ ध्यान से देखिए और करिए, क्योंकि अगर आप घर पे अध्ययन नहीं करेंगे तो मेरा व्याख्या करना व्यर्थ है। मैं जो भी व्याख्या करती हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग ठीक से पढ़ रहे हैं। एक दो बच्चों के अलावा और किसी का होमवर्क नहीं हो रहा है, और फिर ऐसा होगा कि मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। तो आप पृष्ठ संख्या पलटिए। पृष्ठ संख्या है 168, 168। पलटा आप लोगों ने। अब मेरे साथ मिलाइए। यही शब्द क्रिया कहलाते हैं, मतलब जो ऊपर लिखे हुए हैं ना वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। यानी ये जब हम कुछ कर रहे हैं ना, या उसका बोध हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्रिया है। मतलब हम जो काम करते हैं ना वही क्रिया कहलाती है, वही वर्ब कहलाता है। आपने ये इंग्लिश के व्याकरण में भी पढ़ा होगा। अभी मैं आपको इसके बारे में हिंदी में बता रही हूँ। तो क्रिया क्या होती है? जब कोई संज्ञा सर्वनाम कोई कार्य करते हैं तो वही शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा भी नीचे लिखी है इस प्रकार: जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? क्रिया। अब विशेष, अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़िए। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब कोई भी अगर आप वाक्य बोल रहे हैं ना, और अगर उसमें किसी व्यक्ति द्वारा क्रिया नहीं की गई है वो वाक्य पूर्ण नहीं है। उदाहरण, आरुषि कहानी। अब ये आरुषि कहानी पढ़ने के बाद तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो लिखा गया है कि क्रिया का अभाव, मतलब इसमें आरुषि कहानी, कोई क्रिया तो हो ही नहीं रही। तो अब नीचे लिखा गया है कि आरुषि कहानी पढ़ रही है। अब ये क्रिया के साथ है, तो आरुषि क्या कर रही है? ये कहानी है जो वो पढ़ रही है। तो जो पढ़ रही है शब्द जो रंगीन तरीके से लिखा गया है, रंगीन कलर से लिखा गया है, तो वो क्या है? क्रिया है। और नीचे का जो वाक्य है वो क्रिया के साथ है, ऊपर का क्रिया के अभाव में है। अब दूसरा, कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। यानी कुछ क्रियाएं जो होती हैं ना, जो कुछ कार्य होते हैं वो स्वयं घटित हो जाते हैं, मतलब अपने आप हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं वो व्यक्ति द्वारा, इंसानों द्वारा किए जाते हैं। तो दो प्रकार के अंतर हुए ना, कि कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं और कुछ की जाती हैं। उदाहरण, मैदान में घास लंबी हो गई है। अब यह स्वयं घटित क्रिया है। घास के लंबा होने में तो कोई कुछ कर नहीं रहा, घास स्वयं से उगी और लंबी हो गई। उगाने में भले मेहनत की गई है, लेकिन घास तो अपने आप बड़ी हो रही है ना, उसको कोई आदमी खींच के तो बड़ा कर नहीं रहा। तो ये स्वयं घटित क्रिया हुई। लेकिन माली घास काट रहा है। अब घास खुद ब खुद तो कट नहीं रही, लंबी तो हो रही है खुद ब खुद, उसमें कोई क्रिया नहीं की जा रही, लेकिन कट तो खुद से रही नहीं है। उसको कौन काट रहा है? माली। तो माली द्वारा की गई एक क्रिया हो गई, यानी एक क्रिया जो माली द्वारा की गई ये घटित क्रिया है। मतलब ये क्रिया घटाई जा रही है, क्रिया की जा रही है, यानी कुछ क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन ऊपर जो है कि घास लंबी हो गई है, यह क्रिया स्वयं घटित है। अब कुछ क्रियाएं एक शब्द की ही होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं और कुछ एक से अधिक शब्दों की। उदाहरण देखिए, प्रियंका ने नाटक लिखा। नाम तो प्रिया या प्रियंका हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रियंका ने नाटक लिखा, ठीक है। और प्रियंका नाटक लिख रही है। अब ये दो उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। देखिए, कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं। इसमें नाटक लिखा एक ही शब्द है, लेकिन कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की यदि नाटक लिख रही है, मतलब वो कंटिन्यू कर रही है, तो इसमें कितने शब्द इस्तेमाल हो गए? लिख रही है। और पहले में क्या था? सिर्फ लिखा। तो कोई क्रिया ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक ही शब्द में वो क्रिया संपन्न हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कुछ क्रिया को दो तीन शब्दों में संपन्न किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। तो ये उसके दो उदाहरण हैं। अब चौथा हम देखते हैं, क्रिया के रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो क्रिया के रूप होते हैं ना, वो लिंग, वचन, कारक आपने तो पढ़ा ही है, अच्छे से पता होगा आपको। और काल यानी समय को देख करके परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब इनके साथ क्रिया का रूप भी जो है ना वो बदल जाता है। साधारण शब्दों में हम समझेंगे कि जब भी कोई क्रिया होती है ना, वो किसी लिंग के अनुसार, किसी वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और काल के अनुसार बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। प्रकाश खेल रहा है।
तन्वी खेल रही है। लिंग के कारण परिवर्तन। अब देख लीजिए, प्रकाश है, वो लड़का है, तो वो क्या करेगा, खेल रहा है, मतलब वो रहा है लगेगा यहाँ पे। लेकिन वहीं तन्वी एक लड़की है तो उसके साथ खेल रही है लग जाएगा। तो यहाँ क्या परिवर्तित हुआ, लिंग। पढ़ा है ना अपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर इस अनुसार दोनों जो वाक्य है वो बदल गए। काम दोनों का वही है, खेल दोनों रहे हैं, लेकिन एक रहा है और एक रही है। समझ में आ गई बात। अब अगला पढ़ते हैं। बच्चा दूध पी रहा है। बच्चे दूध पी रहे हैं। अब यहाँ किसके अनुसार परिवर्तन हुआ, वचन के अनुसार। सही है। तो वचन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में एक व्यक्ति कार्य करता है और बहुवचन में ढेर सारे व्यक्ति। तो यहाँ पर शुरू वाले वाक्य में एक बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में ढेर सारे बच्चे दूध पी रहे हैं। तो वचन के कारण यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो इसको इस भाषा में हम समझें कि बच्चा दूध पी रहा था, तो एक बच्चा दूध पी रहा है ना, एक वचन हुआ, एक वचन के कारण परिवर्तन हुआ। और बच्चे दूध पी रहे थे, है नहीं, दो वचन के कारण परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे वचन बदल गया। अब नीचे पढ़ते हैं। काल के कारण परिवर्तन। बाग में झूला लगा है। बाग में झूला लगेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। एक जगह बताया जा रहा है कि बाग में झूला लगा है, मतलब लग चुका है, लेकिन दूसरी जगह बताया जा रहा है कि झूला लगेगा, यानी भविष्य में लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे समय के हिसाब से परिवर्तन हो गया। झूला लगा है और झूला लगेगा। अब आइए पांचवा देखते हैं। पृष्ठ संख्या बदलिए। पृष्ठ संख्या 169, 169। अब पांचवा देखते हैं। क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। ठीक है। अभी आपने यहाँ क्या देखा कि सामान्यतः जो क्रिया होती है वो वाक्य के अंत में लगाई जाती है, और एक के वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। मैंने पहले भी बताया था ना आप लोगों को। देखिए, पहले वाले उदाहरण में भी है ना कि क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं और एक शब्द में भी संपन्न हो सकती हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे फिर से उदाहरण। सौम्या ने शादी खरीदी, एक क्रिया, शादी खरीदी, साड़ियाँ खरीदी। लेकिन सौम्या ने बाजार जाकर साड़ियाँ खरीदी, यानी पहले वो बाजार जा रही है, ये क्रिया, और साड़ियाँ खरीदी दूसरी क्रिया, यानी यहाँ दो क्रियाएं हो गई। लेकिन ऊपर देखिए कि सौम्या ने साड़ियाँ खरीदी, यानी एक ही क्रिया हो रही है ना कि साड़ियाँ खरीदी, एक क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया जो है बदल गई। किसके हिसाब से, एक बार तो एक वाक्य में एक ही क्रिया हो रही है और दूसरे वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हैं। यानी कि कभी कभी क्रिया में दो तीन वाक्य और कभी कभी एक ही वाक्य में संपन्नता आ जाती है, यानी पूर्ण हो जाती है। अब छठा देखते हैं। यदि कार्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति का चिन्ह प्रयोग नहीं किया जा रहा है ना, तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। समझ में आ गई बात। मतलब विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन कर्ता के अनुसार क्रिया हो जा रही है। उदाहरण, पारुल सब्जी काटती है, स्त्रीलिंग एक वचन। पारुल एक लड़की है, लेकिन लड़की है यानी स्त्रीलिंग है, और तो क्या हुआ, एक वचन, और क्या हुआ, स्त्रीलिंग। तो पारुल सब्जी काटती है, यानी काटती है क्रिया हुई। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। कर्ता पारुल हुई और काटती है क्रिया हुई। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अतिथि घर में बैठे हैं, पुल्लिंग और बहुवचन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अतिथि यानी जरूर है, एक से ज़्यादा व्यक्ति है ना, और घर में बैठे हैं यानी घर में बैठे हैं। तो ये वाक्य ही अपने आप में बता रहा है कि एक से अधिक व्यक्ति हैं, यानी कोई एक अतिथि नहीं है, हो सकता है दो तीन व्यक्ति हों, और वो क्या है, बैठे हैं। तो ये पुल्लिंग हुआ और बहुवचन। अतिथि से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पुल्लिंग है, यानी लड़का है, लड़का और आदमी से संबंधित है, और वो बहुवचन में है, यानी दो से चार हो सकते हैं। तो समझ में आ गई दोनों बात कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्रिया कर्ता के अनुसार हो जाती है, संपन्न हो जाती है। अब सातवां देखते हैं। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और अगर कर्ता के साथ, ऊपर तो क्या बताया था, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता तो कर्ता के अनुसार होती है, लेकिन अगर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, मतलब जो कार्य कर रहा है ना उसके अनुसार घटित होती है। अब यहाँ पे देखिए, रंजन ने कविताएं सुनी, स्त्रीलिंग बहुवचन, यानी रंजन एक है लेकिन उसने ढेर सारी कविताएं सुनी, तो बहुवचन, यानी कविताएं बहुवचन हो गया, लेकिन रंजन एक है तो वो स्त्रीलिंग एक हुआ।
तो यहाँ पे क्या हुआ, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ, लेकिन कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई। कर्म क्या थे कि उसने ढेर सारी कविताएं सुनी ना, तो उसकी क्रिया बदल गई ना, उसने बार बार कविताएं सुनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्त्रीलिंग और बहुवचन। दिव्या ने सेब खाया, पुल्लिंग और एक वचन। यहाँ पे नाम में गड़बड़ है बच्चों, मुझे लग रहा है प्रिंट में ना, क्योंकि रंजन पुल्लिंग होगा और दिव्या स्त्रीलिंग होगी। ध्यान से देखिए, ये पढ़ने पर समझ में आ रहा है कि जो रंजन है ना वो पुल्लिंग होगा और जो दिव्या स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, ये वर्ड मिस्टेक है, शायद गलत प्रिंट हुआ है, और यहाँ दिव्या को पुल्लिंग बता दिया है और रंजन को स्त्रीलिंग। लेकिन आप समझ लीजिए कि दिव्या ने सेब खाया, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग एक वचन होगा और ऊपर पुल्लिंग बहुवचन होगा। पता चल रहा है ना? ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझे पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि ये नाम मुझे लग रहा है ना ऊपर नीचे में प्रिंट हो गया है। अब देखते हैं धातु। ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। बच्चा माँ की बात सुन रहा है, तुम गाना सुन रहे हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। इन सभी वाक्यों में आए क्रियापदों में सुन अंश का प्रयोग किया गया है। यही अंश क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु कहलाता है। मतलब ये जो सुन सुन सुन, ये तीन है ना, ये क्रिया है। पहला बच्चे द्वारा की गई है, दूसरा तुम यानी सर्वनाम द्वारा की गई है, तीसरा भी तुम मेरी मतलब उसकी बात, ये भी सर्वनाम द्वारा ही की गई है। तो मतलब कहने का कि इसमें जो सुन क्रिया है ना वो सेम है और यही मूल रूप है और यही धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप ब्रैकेट में धातु है का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। समझ में आ गई बात? इसके मूल रूप का ना जो प्रयोग होता है वो तू नामक सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे कि तू देख, तू चढ़, तू लिख, तू दौड़। समझ में आ रही है बात? क्रिया का मूल रूप जो होता है वो तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। ठीक है, अब धातु के भेद। धातु के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला सामान्य धातु। अब हम यहाँ से ना जो ऊपर हम जो पढ़ रहे थे आपकी क्रिया, यहाँ से हम धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो पृष्ठ संख्या है क्रिया के ऊपर में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम धातु के बारे में पढ़े कि जो क्रिया का मूल रूप, जो एक पूरा क्रिया का होने का जो रूप होता है ना, वो जिस शब्द के साथ संपन्न होता है उसे ही हम धातु कहते हैं। धातु के भी भेद होते हैं 4। हम यहाँ सबसे पहले सामान्य धातु के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया की धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया की सामान्य धातु बनती है। यानी किसी भी क्रिया में अगर ना प्रत्यय यानी ना नाम का शब्दांश जोड़ देंगे तो क्रिया सामान्य धातु बनती है। जैसे धातु, प्रत्यय और सामान्य धातु। देखिए लिखा हुआ है कलरफुल रंग से, धातु, प्रत्यय, सामान्य धातु। लिख प्लस ना, लिखना। तो देखिए लिख के साथ क्रिया है लिख, उसके साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या हो गया पूरी क्रिया लिखना। और ये धातु कौन सा हुआ? सामान्य धातु। अब पढ़ धातु के साथ अगर हम ना जोड़ेंगे ना प्रत्यय तो पढ़ना। चढ़ धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो चढ़ना। सो धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो सोना। वो क्रिया ही रही है, ध्यान से देखिए क्रिया ही हो रही है। और यहाँ पे लिख, पढ़, चढ़। समझ आ रही है ना बात? इसके साथ पहले क्या बताया गया है कि सर्वनाम में तू जोड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर इसके आगे हम ना मतलब इसके आगे यानी लिख के आगे ना अगर हम जोड़ेंगे ना प्रत्यय तो ये सामान्य धातु बनता है, यानी सामान्य क्रिया हो जाती है एक तरीके से। तो सो प्लस ना सोना, सुन प्लस ना सुनना और चल प्लस ना चलना। ध्यान से देखिए और कोई भी उलझन हो तो मुझे पूछिए। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि व्याकरण में अगर एक साथ में आपको सब पढ़ाऊंगी तो शायद थोड़ी सी आपको असुविधा होगी। तो आज हम इसको यहीं अल्प विराम देते हैं। इसी को हम आगे पढ़ेंगे अपने कल के वीडियो में। तो ध्यान से बच्चों घर पे बैठ के एक बार बुक आप आराम से पढ़िएगा और अध्ययन कीजिएगा। और मैंने जो भी पढ़ाया है उसको दिमाग में रख करके बुक से मिला करके समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट कर दें या मुझसे डायरेक्टली पूछ लें। और दूसरा कि जो ये पहला पे पृष्ठ संख्या था ना, इसका देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये जो पृष्ठ संख्या है ये आपका गृह कार्य है। आप ये कीजिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने टिक लगाया है टिक लगाना है और ठीक नीचे वही शब्द वही वाक्य लिख देना है और बस मुझे एक पिक्चर खींच के भेजनी है। ध्यान से सुनिए, हर एक बच्चे को ये होमवर्क दिया और सबकी पिक्चर मुझे आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा और धातु के बारे में पढ़ा और धातु का एक भेद के बारे में पढ़ा। आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी।
तो बच्चों, आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अपनी पाठ्य पुस्तिका में अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।